Our chapter is Universe. How can one locate Cyrus, the brightest star in the night sky? आप कैसे साइरस को देख सकते हैं? ब्राइटेस्ट स्टार जो होता है नाइट स्काई में, उसको कैसे देख सकते हैं? द ओरियन बेल्ट पॉइंट टू द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई साइरस. ओरियन बेल्ट पॉइंट जो होता है वहां पर आप अगर देखेंगे और से तो आपको साइरस जो है सबसे ब्राइटेस्ट स्टार वो नजर आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स. ठीक है, मीटियोर्स और मीटियोराइट्स में डिफरेंस क्या है? Meteors are small rock left behind by a comet or asteroid that enters Earth atmosphere and appears as a streak of light when they burn up in the atmosphere due to friction. Meteors क्या होते हैं? स्मॉल रॉक्स होती हैं जो कि कॉमेट्स या स्टेरॉइड्स जब अर्थ के सरफेस में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो वो थोड़ी पार्ट जो उनका टूट जाता है. ठीक है, वो होता है वो. और वो कैसा लगता है हमें? जैसे कि लाइट निकल रही हो, लाइट निकल रही हो, एक सीधी सीधी लाइट जाती है. जब वो ऐसा लगता है जैसे लाइट निकल के कुछ जल रहा हो और लाइट निकल रही है. वो किस वजह से होता है? क्योंकि जब वो एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन, जब वो टकराते हैं एक दूसरे से या किसी और चीज से टकराते हैं तो वो बर्न होकर हमें एज अ स्ट्राइक ऑफ लाइट नजर आते हैं. ठीक है. Large meteors that do not completely burn up in the Earth's atmosphere and reaches the surface are called meteoroids. Small meteors छोटे होते हैं और meteoroids क्या होते हैं? बड़े होते हैं. ठीक है. Large meteors होते हैं जो पूरी तरह बर्न नहीं हो पाते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में और वो अर्थ सरफेस पर आ जाते हैं. ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? meteoroids कहा जाता है. ओके, एक बार मैं आंसर पढ़ देती हूँ. meteors are small rock left behind by a comet or asteroid that enters Earth's surface and appear as a strike of light when they burn up in the atmosphere due to friction. Large meteors that do not completely burn up in the Earth's atmosphere and reach the surface are called meteoroids. Okay. Next is, are all stars of a constellation at the same distance from Earth? Explain. के सारे stars जो constellation में वो same distance पर हैं, बताइए. All the stars that form a constellation are at different distance from Earth. They would look totally different from another point in space, so they are observed with Earth at the center of the celestial sphere. अब जितने भी कॉन्स्टेलेशन स्टार्स हैं वो अलग अलग डिस्टेंस पर है. अगर वो एक जैसे डिस्टेंस पर, एक ही डिस्टेंस पर तो हमें सब दिखते हैं, बट वो अलग अलग डिस्टेंस पर है, इसलिए हमें अलग अलग तरह से कहीं जगह से दिख जाते हैं, कहीं से नहीं दिखते हैं. और जब भी ऑब्जर्व करना होता है तो हमें सेंटर ऑफ द अर्थ से उसे ऑब्जर्व करना पड़ता है, किसे? सेलेस्टियल स्फीयर. ओके, मतलब क्या है इसका? कि जितने भी स्टार्स हैं, स्टार्स का जो कॉन्स्टेलेशन है वो कहाँ होते हैं? अलग अलग डिस्टेंस पर होते हैं. ठीक है. वाई इज मार्स रेड इन कलर? मार्स जो है वो रेड कलर में क्यों है? मार्स अपीयर रेडिश ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड्स ऑन इट्स सरफेस. वो क्या है? उसके सरफेस जो है, मार्स का सरफेस है उस पर आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है, इस वजह से क्या होता है? वो रेड कलर का दिखता है हमें. हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट. इसलिए उसे क्या कहा जाता है? रेड प्लैनेट भी कहा जाता है. ओके. Why is Venus called the morning or evening star? Venus को morning और evening star क्यों कहते हैं? Venus is also known as morning star and the evening star as it is visible only in the morning and in the evening. वो morning और evening में ही नजर आता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? morning और evening star. किसे? Venus को. Okay. Now next is, ये था आपके short answer type questions थे. Next question is, what are the causes of light pollution in the night sky? How does it affect astronomers? ठीक है, लाइट पॉल्यूशन क्या होता है नाइट स्काई में, उसका एस्ट्रोनॉमर्स पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? Astronomers face a lot of challenges in seeing celestial objects clearly through their telescope. The reason for this is light pollution. Light pollution is the effect of rapid modernization. Densely polluted areas and industrial areas have lights that alter and degrade the natural light. अब क्या होता है? लाइट पॉल्यूशन, एक नया तरह का पॉल्यूशन भी आपको पता चल गया. लाइट पॉल्यूशन होता है जिससे क्या हो रहा है? जो नेचुरल लाइट है वो क्या हो गई? अब कम हो गई है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल या फिर आर्टिफिशियल लाइट की वजह से. मतलब जो सूरज की रोशनी है उसमें कम हो गए क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ है? एक लेयर सी बन चुकी है, तो लाइट इजिली पास नहीं हो पाती. ठीक है. तो एस्ट्रोनॉमर्स जो है उन्हें सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट देखने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि उन्हें क्या नजर आता है? हर तरफ धुंध नजर आती है. सही तरीके से वो एक बार में उन्हें फोकस वो नहीं कर पाते उस चीज के ऊपर. ठीक है. तो लाइट पॉल्यूशन की वजह से नाइट स्काई में सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते. और लाइट पॉल्यूशन किस वजह से कॉज हुआ है? पॉपुलेशन की वजह से.
पॉपुलेटेड एरियाज में जहां पर वहां पर लाइट बहुत ज्यादा यूज हो रही है तो वहां पर हुआ है कॉज ये। और साथ ही में इंडस्ट्रियल लाइट्स, इंडस्ट्रियल एरियाज, क्योंकि वहां पर लाइट हर वक्त चमकती रहती है, हर वक्त लाइट रहती है, तो उसकी वजह से भी वहां पर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो नेचुरल लाइट जो है वो कम हो गई है, डिग्रेड हो जाती है, इस वजह से एस्ट्रोनॉमर्स को टेलीस्कोप के थ्रू क्लियरली दिखाई, फिर देखने में जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ओके, हाउ डज सन प्रोड्यूस एनर्जी? सन कैसे एनर्जी को प्रोड्यूस करता है? द सन इज मोस्टली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन फॉलोड बाय हीलियम एंड अदर एलिमेंट। सन मोस्टली किससे बना हुआ? हाइड्रोजन से, उसके बाद उसके अंदर थोड़ा हीलियम है और बाकी एलिमेंट्स भी हैं। In the sun, a nuclear reaction called nuclear fission continuously take place where hydrogen combines to form helium and other elements. अब इसके अंदर क्या होता है? सन के अंदर न्यूक्लियर फिजन होता है। न्यूक्लियर फिजन मतलब दो मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। दो हाइड्रोजन मिलते हैं वो हीलियम बनाते हैं, फिर दो हाइड्रोजन मिलते हैं वो हीलियम बनाते हैं। तो इस तरह से वो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती रहती है, क्योंकि हाइड्रोजन मिलते हैं और वो हीलियम बनाते हैं, हीलियम से एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, द सन इज मोस्टली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन फॉलोड बाय हीलियम एंड अदर एलिमेंट्स। इन द सन अ न्यूक्लियर रिएक्शन called nuclear fission continuously take place where hydrogen combines to form helium and other elements. Okay, next is what are constellations? What is the use of constellation? Constellation क्या है और इसका uses क्या है हमारे लिए? ठीक है, a constellation is a group of stars that are identified by the imaginary shape they make in the night sky. Constellation क्या है? Group of star, बहुत सारे स्टार्स एक साथ मिल जाते हैं तो उन्हें कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। और एक आइडेंटिफाई है ये एक इमेजिनरी शेप से, एक हमने इमेजिन कर लिया है कि हाँ वहां पर वो शेप बन रहा है नाइट स्काई में। दे आर नेम्ड आफ्टर मैथोलॉजिकल कैरेक्टर, पीपल, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट। और इनके नाम जो है वो जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उनके नाम पर दिए गए हैं, या तो उसमें पीपल के नाम पर हो सकते हैं, एनिमल के नाम पर हो सकते हैं, या फिर उस टाइम के पुराने टाइम के ऐतिहासिक नामों पर दिया हुआ है, उसमें चीजें भी आ जाती हैं, चीजों के नाम पर भी उनके नाम जो है वो दिए हैं। Different civilization give different name and shape to the same group of star pattern in the sky. अब जैसे कि मैं अगर कोई शेप देखा है मैंने तो इंडिया में उसको कुछ और बोलेंगे, कहीं और जाएंगे आप नेपाल साइड जाएंगे तो वहां कुछ और बोलेंगे, अमेरिका में जाएंगे तो वहां पर कुछ और बोलेंगे। तो सेम स्टार, सेम ग्रुप ऑफ स्टार के भी अलग अलग नाम को वो नाम जो है वो दे रखे। ठीक है, मोस्टली दीज कॉन्स्टेलेशंस बिकम यूजफुल फॉर नेविगेशन एट नाइट एंड फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ द सीजन। अब तो मोस्टली हम लोग मॉडर्न चीजों का यूज करते हैं, बट पुराने टाइम पर भी और अभी भी थोड़ा बहुत साइंटिस्ट जो है वो यूज करते हैं। उससे क्या होता है, जब वो रात में देखते हैं तो नेविगेशन, उनको रास्ता मिल जाता है। ठीक है, साथ ही में उनको उन सितारों की वजह से, उन स्टार्स की हेल्प से वो बता सकते हैं कि आगे का सीजन कैसा रहेगा या नेक्स्ट सीजन जो है वो कैसा गुजरने वाला है। ठीक है, तो वो सिर्फ तारों को देखकर, स्टार्स को देखकर उनका कैसा मूवमेंट है या फिर वो कैसे ब्राइट है या लाइट है, तो उससे भी वो ट्रैक कर पाते थे। ठीक है, एक बार मैं आंसर पढ़ देती हूँ। अ कॉन्स्टेलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट आर आइडेंटिफाइड बाय द इमेजिनरी शेप दे मेक इन द नाइट स्काई। They are named after mythological character, people, animals, and objects. Different civilizations give different name and shape to the same group of star patterns in the sky. Mostly, these constellations became useful for navigation at night and for keeping the track of the seasons. Okay, इसलिए इनका use किया जाता है। Now, next question is, describe in detail the different phases of the moon. Support your answer with the help of diagram. अब इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना भी है। ओके, यहाँ पर सब कुछ इंडिकेटेड है। आप लोग जब भी रफ कॉपी में अगर लिखते हैं एक बार भी, तो डायग्राम जरूर बनाएं। As the moon orbits around the earth, part of it that is facing the sun is illuminated, while the other half is in the darkness. अब जैसे कि हमें पता है अर्थ के आसपास जो है वो मून रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो जो सन के सामने जो पार्ट आता है वो एलिमिनेटेड होता है, मतलब वो हमें नजर आता है, और बाकी जो पार्ट है वो डार्कनेस में रहता है, तो वो हमें दिखाई नहीं देता है। Relative to Earth, as the moon moves around Earth, we see the different phases of the moon. From new moon, when we cannot see the moon as it is between the Earth and the sun, through the waxing phase to the full moon, and then through the waning phase to the until the new moon is again reached. अब इसमें कैसा होता है देखो, अब जैसे कि अर्थ के सामने, अर्थ और सन सामने और बीच में अगर मून है तो हमें मून दिखाई नहीं देगा। ओके, क्योंकि वहां पर एक्लिप्स बन जाता है वो। तो जैसे जैसे वो अर्थ भी रिवॉल्व कर रही, उसने भी रिवॉल्व किया। ठीक है,
अर्थ ने रिवॉल्व किया और इधर मून ने रिवॉल्व किया, तो थोड़ा बहुत लाइट आई, तो हमें पतला थोड़ा चांद दिखता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा मोटा चांद, फिर थोड़ा मोटा, फिर थोड़ा मोटा, फिर हमें फुल मून दिखाई देता है। तो कहाँ से आता है, ये कैसे स्टार्ट होता है, फ्रॉम डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून, फ्रॉम न्यू मून। न्यू मून से वैक्सिंग फेज से लेकर वार्निंग फेज तक, वैक्सिंग फेज मतलब कम से लेकर फिर धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता पूरा मून, न्यू मून हमें दिखाई दे देता है, ठीक है। बट जब अगर सन के सामने, सन और अर्थ दोनों सामने और बीच में अगर मून होगा तो हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वहां पर एक्लिप्स बन जाता है, ठीक है। तो ये थे डिफरेंट फेसेस ऑफ द मून। इसका एग्जांपल आप लोग सिर्फ मतलब इसका जो आंसर है वो मेन आपको डायग्राम में ही है, डायग्राम में वो पूरा इंडिकेटेड रहता है, तो उस वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डायग्राम इसकी जरूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं और उसके यूजेस क्या है, ठीक है। Artificial satellites are man-made objects that orbit Earth and other planets in the solar system. Artificial है मतलब हर artificial word किसके लिए होता है, man-made। हर वो चीज इंसान ने खुद बनाई है उसे artificial कहा जाता है, ठीक है। तो artificial satellites होती हैं जो कि अर्थ या फिर दूसरे planet के आसपास ऑर्बिट करती हैं। They are different from the natural satellite like the moon that orbits the planet. ये natural satellite से बहुत अलग होती है। natural satellite जैसे कि moon, वो सिर्फ अर्थ के आसपास ही रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो वो बहुत अलग होता है एज कम्पेयर टू द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर लॉन्चिंग यूजिंग आर launched using rockets and are used to study Earth and other planets. आर्टिफिशियल सैटेलाइट को रॉकेट्स के थ्रू लॉन्च किया जाता है और साथ ही में वो किस काम आती है, स्टडी करने के लिए, ताकि हम अर्थ या फिर दूसरे प्लैनेट जहां पर ये पहुंचा रहे हैं वहां की स्टडी इजीली कर पाए। दे ऑल्सो हेल्प इन कम्युनिकेशन, नेविगेशन एंड वेदर फॉरकास्टिंग। ये कम्युनिकेशन में भी हेल्प करती है, नेविगेशन रास्ते दिखाने में भी हेल्प करती है, और साथ ही में वेदर फॉरकास्टिंग में भी काम आता है, क्योंकि जो सैटेलाइट से जो इमेजेस आती है वो बहुत सही होती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल इमेजेस जो वहां से इंसान ने पहुंचाई हो। बट सैटेलाइट की इमेजेस बहुत एग्जैक्ट होती हैं, बहुत सही होती हैं, तो उससे आप इजीली कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, वेदर फोरकास्टिंग भी आसानी से हो जाती है और नेविगेशन भी बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन था, आप इजीली इन्हें लर्न कर सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है।